तो वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज के सेशन को लेके आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि रेगुलर हमारा करंट अफेयर्स शो आपको मिलता रहेगा, तो उसी सेशन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ आपको। तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल। वाई यू सब्सक्राइब? बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी सेशन जो कि मेरे द्वारा दिया जाता है वो मिस ना हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पिछले मिस 2020 में कई एक एग्जामिनेशन में हमारे जो सीधा का सीधा जो सीडीएस में हो या सीएपीएफ में हो और इवन बीपीएससी में भी हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से लड़े थे, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन ही आपके पास लाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतने बर्डन्स हैं स्टडीज़ के, उनमें मैं एक एडिशनल बर्डन देना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि यह सेशन 8:30 बजे की सेशंस है। ओके, बट मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको गुड इवनिंग बोला है। लेकिन इस सेशन को आप देख पाओगे सुबह 8:30 बजे, जबकि आप ऑनलाइन रहोगे मेरे साथ। ओके, आइए फटाफट सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस 2012 के लिए काफ़ी कारगर होगा, इसके लिए मैं लेके आया हूँ अजीत मेहता सर। काइंडली सब्सक्राइब माय एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, फॉर रेगुलर करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज एनालिसिस आप हमारे चैनल्स को फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। डेली करंट अफेयर्स जो आपको मिलेगा वो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस और सीएएपीएफ, ये सभी के लिए काफ़ी कारगर होगा। और वेरी सून हम लाइव सेशन को भी लेके आ रहे हैं डियर। So hello, I am Ajit Mehta. We have a 7 year of experience, and I had given my lecture in Chanakya IS Academy and Plus Educator at An Academy, and I had qualifications approach, that is Master of Economics. मैंने कर रखा है already. So all live and structure courses आपको मिलेगा एमिनेंट ट्यूटोरियल्स पे। लेशंस बाय ओनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट एंड डाउट्स क्लियरेंस भी आपको मिल पाएगा इस करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर इसके आगे जो मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस लूँगा उनसे रिलेटेड। तो आप काइंडली सब्सक्राइब करते रहो हमारे चैनल को। आइए आज का सेशन है हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को लेके। ओके, सेशन की शुरुआत करने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि आप एमिनेंट ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम एमिनेंट अजीत एंड फेसबुक एमिनेंट ट्यूटोरियल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप अपने मैसेज को डाल सकते हो। ओके, और आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाया करा, इसलिए आप मुझे फॉलो करो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक। ओके, तमाम सोशल मीडिया में अब मैं आपके साथ हूँ। डिजिटल मीडियम से अजीत सर आपके साथ हैं, तो आपको इसका बेनिफिट्स उठाना चाहिए। आइए, आपने देखा होगा कि जिस तरह से मास वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ओवर 38 करोड़ 54 लाख कोविड वैक्सीन, ओके, कोविड वैक्सीन को दे दिया गया है आपके इंडियंस कंटेंट के अंदर। तो इंडिया के अंदर अगर वैक्सीन की बात करोगे तो अभी जो वैक्सीनेशन हुआ है अराउंड कितना हुआ डियर, तो ये जो वैक्सीनेशन आपको मिल गया है वो आप देखोगे तो अराउंड 38 करोड़ 54 लाख कोविड वैक्सीन डज प्रोवाइडेड टू स्टेट्स एंड यूटीज में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने सैटरडे को ये डिक्लेयर किया है कि 38 करोड़ 54 लाख कोविड वैक्सीनेशन हैव बीन डन। ओके, तो ये प्रोवाइड कराया जा चुका है, ये काफ़ी अच्छा होगा और ऐसा करने से इंडिया वर्ल्ड में पहला स्थान रख रहा है अपने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। तो ये भी जानने की ज़रूरत है डियर कि हमारी जो उपलब्धियां हैं उसे भी हमें जानना चाहिए। ओके, कि हम लोगों ने मास जो आप वैक्सीनेशन को हम लोग प्रोपेगेट्स कर रहे हैं, करेक्ट। तो हाँ, एक बार मैं बता दूं कि आप लोगों को ना ये पेन एंड पेपर लेकर रहना चाहिए ताकि इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले, आप उसे नोट डाउन कर लो। ओके, एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव, यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन सपोर्टिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय प्रोवाइडिंग देम कोविड वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पूरे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीन दी जा रही है इन द न्यू फेजेस ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन। ओके, of the vaccination drive, the government will procure supply 75% of the vaccine being produced by the vaccine manufacturing in the country। तो जितने भी अपने कंट्री के अंदर जितनी वैक्सीन बन रही है उनका 75% जो है या 75% जो है स्टेट्स को सप्लाई हो जा रहा है कि आप अपने वैक्सीन ड्राइव को फास्ट करें। ओके, स्टेट्स को 75% तक की वैक्सीन मिल जा रही है ताकि आप वैक्सीन ड्राइव को फास्ट करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि आप देख रहे हो कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हु इज योर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो डॉक्टर एस जयशंकर टू होल्ड द बायलैटरल मीटिंग विथ हिज जॉर्जियन काउंटर पार्ट। आपको पता होगा कि जॉर्जियन कंट्री में किसी विदेश मंत्री या किसी भारतीय का ये पहली बार जाना हो रहा है, और गए कौन है, तो एस जयशंकर है। तो ऐसा आपको चूंकि पहली बार है तो इनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहला बार विजिट है। इफ इट इज ए फर्स्ट टाइम विजिट्स तो इट डेफिनेटली विल सोन, ये आपको दिखेगा। तो दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर to independent of Georgia. During the visits, Dr. Jaishankar will have bilateral meeting with his counterpart covering the various aspects of bilateral relations. जैसा कि अगर हमारे विदेश मंत्री किसी देश की दौरा करते हैं तो ये उनका एक फोकस होता है कि किस तरह से दोनों कंट्रियों के बीच में एक बायलेटरल रिलेशन, मतलब द्विपक्षीय वार्ता या द्विपक्षीय संबंध को स्थापित किया जाए, जिसमें कई तरह के जो हमारे रीजनल इश्यूज होते हैं, उन कंट्री का भी रीजनल इश्यूज होगा, जिन पर ग्लोबल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए। मान लो कि आप चाहते हो कि मान लो एजुकेशन को, सपोज इंडिया चाहता है कि एजुकेशन को हम ग्लोबलाइज करें, तो जितने कंट्री में मैं जा रहा हूँ तो हर एक कंट्री के साथ मैं कोशिश करूंगा कि एजुकेशन का किस तरह से बायलेटरल रिलेशन एस्टेब्लिश हो। अगर हम चाहते हैं अपने स्पोर्ट्स को पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज करना, तो जिस कंट्री में हमारे विदेश मंत्री जाएंगे उनका अप्रोच होगा कि उस कंट्री के साथ अपने स्पोर्ट्स का कुछ मर्जर हो जाए, कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाए। इसलिए ये पर्पस होता है विजिट्स करने का। और चूंकि ये पहली बार है तो ऐसा क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज है कि हाल ही फिलहाल में भारत के किसी दूत के द्वारा पहली बार किस कंट्री का जो दौरा किया गया, तो आप बोलोगे जॉर्जिया का, और जाने वाले कौन है, तो जयशंकर। आप देखोगे स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम अराइव एट द बैटल ग्राउंड ऑफ 1971। तो 1971 में जो हमारा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो जो बैटल प्लेसेस है, जिस जगह पे युद्ध हुआ था और हमने युद्ध को जीता था, इसको करने के लिए जो एक फ्लेम, विक्ट्री फ्लेम होता है, विजय दिवस को बोल सकते हो आप लोग, या उसकी फ्लेम को जला रहे हैं ताकि उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं और अपने सोल्जर्स पर ग्रीट हम फील कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कार्डिनल विक्ट्री फ्लेम रिच कहाँ पर ये पहुंच गया है, तो लोंगेवाला ऑन द 10 जुलाई 2021 को ये लोंगेवाला सेक्टर में पहुंचा है, वेयर इट वाज रिसीव बाय मिसेस सुरेंद्र कौर चांदीपुरी, वाइफ ऑफ लेट ब्रिग कुलदीप सिंह चांदीपुरी, महावीर चक्र, जिन्हें महावीर चक्र मिला था, उनकी वाइफ के द्वारा इस लैम्प को, इस फ्लेम को जो है रिसीव किया गया है, और विशिष्ट सेवा मेडल एट द लोंगेवाला वार मेमोरियल ऑन 10 जुलाई 2021। तो ये लोंगेवाला वार मेमोरियल्स है, यहाँ पे इनको रिसीव किया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम को। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया था ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह, जो ब्रिगेडियर्स थे कुलदीप सिंह की जो पत्नी है उनके द्वारा ये किया गया, वाइफ। ठीक है, चलिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थैंक्स कहा है शेख हसीना को मैंगो गिफ्ट के लिए। आपको पता होगा कि शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर को मैंगो गिफ्ट किया था, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसे थैंक्स कहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज थैंक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अब बात करोगे कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है भाई, तो शायद किसी लोगों को पता ना हो, तो ये बता दूं मैं, ये बांग्लादेश की है। फॉर हर थॉटफुल gesture of sending mango. In his letter addressed to Prime Minister Hasina, PM Modi said that it was a pleasant reminder of the generous hospitality extended to him during the recent visit to the ढाका। तो उन कह रहे हैं कि आपकी याद मुझे बहुत ताज़ा हो जा रही है, किस तरह से अपने आप मेरे को वहाँ पे वेलकम दिया गया था, और ये मैंगो भेज के उस याद को और ताज़ा किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को काफ़ी मजबूत करता है। आइए, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एमओसी बिटवीन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड जापान फेयर ट्रेड कमीशंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डील्स हुआ है जापान के साथ, जो फेयर ट्रेड है। फेयर ट्रेड मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हो, फेयर ट्रेड कमीशन। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। देखो, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं एमयू, और ये है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। मतलब एक मुल्क दूसरे मुल्क को एक दूसरे के सेक्टर में और इस ट्रेड के सेक्टर में मदद करने के लिए
एक ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है। दे आर लिटरली बाउंड टू कॉपरेट विद द रिलेशन इन ट्रेड्स, ओके, बिटवीन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और किसके द्वारा, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द जापान फेयर ट्रेड कमीशन। तो जापान, हमारे यहाँ जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है और वहाँ किसका, तो जापान फेयर ट्रेड कमीशन। ये आप पूछा जा सकता है। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द, किसके लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, कोऑपरेशन इन द मैटर ऑफ कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। तो हमारे अंदर जो ट्रेड को लेके जो लॉ बनता है, उसके अंदर जो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, इसको लेकर हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। किसके किसके बीच में, तो CCI और JFTC ऑफ जापान। इंडिया एंड यूके, देखो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम होल्ड द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग्स। जिस तरह से देख रहे हो कि भारत ग्लोबलाइज हो रहा है, हर एक सेक्टर ग्लोबलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर में समय में जो फिनेंस है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने हेल्ड किया इनॉग्रल्स मीटिंग टू इंडिया एंड यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग्स वर्चुअली थर्सडे इवनिंग। The dialogue was established at the 10th Economic and Financial Dialogue in October last year to deepen bilateral tie in the financial sector. अब देखो, अभी जापान के साथ हम लोग ने टाई अप किया, अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यूके के साथ हम किस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल डायलॉग बात करें। मतलब हम देखना चाहेंगे कि यूके के साथ, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम होता है, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ किस तरह से आप कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हो, इसको देखने की बात कहा गया है। ओके, तो आप देखोगे कि 10th इकोनॉमिक्स, ये 10वां 10th आप बोल सकते हो 10th इकोनॉमिक्स, इट इज अ 10th इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल डायलॉग। इट मीन्स इसके पहले 9 फाइनेंशियल डायलॉग हो चुका है, किसके किसके बीच में, तो इंडिया वर्सेस यूके के बीच में हो चुका है। तो एक इनॉग्रल मीटिंग, मतलब इन मीटिंग को अनाउंस किया गया, मीटिंग को स्टार्ट किया गया। ओके, आइए, proposal to allow APMCs to use rupees 1 lakh crore agriculture infrastructure fund approved। तो देख रहे हो कि APMC ने 1 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अप्रूव कर दिया। इन ए मेजर डिसीजन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, कौन है जी, तो नरेंद्र सिंह तोमर informed that Union Cabinet has also approved the proposal of allowing agriculture product market APMC, Agriculture Product Market Committee, AAPMCs to use the 1 lakhs rupees agriculture infrastructure fund which has been announced as per the आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इसका अनाउंसमेंट किया गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के द्वारा। The Union Cabinet had decided to make amendments to the Coconut Development Board Act 1979 to make it more efficient to carry out the activities of the farming and production of coconut। तो स्पेशली 1979 में एक एक्ट पास हुआ था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है ताकि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट है ये इन्हांस हो जाए और हम आत्मनिर्भर बन जाए। ये जो एग्रीकल्चर मार्केट है इस पे हम आत्मनिर्भर बन जाए। इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट बना के। ओके, अब उसमें अमेंडमेंट किया गया है। आइए, कोविड-19 ने के को देखते हुए जापान ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन टोक्यो एहेड ऑफ ओलंपिक्स। आपको पता है कि नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होनी है वो टोक्यो में होना, और टोक्यो मीन्स जापान। तो जापान के हेड्स ने, जापान के गवर्नमेंट्स ने जापान को डिक्लेयर कर दिया है क्या, तो कोविड-19 इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। इससे क्या होगा, आपके पूरे खेल के दौरान प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। मीन्स किसी भी दर्शक को अलाउड नहीं होगा कि वो ओलंपिक्स गेम को देखे, वो देखेंगे भी तो वर्चुअल मीडियम से। तो जापान हैज डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन टोक्यो विच विल बी रन थ्रू द ओलंपिक गेम टू कॉम्बैट कोविड-19। और ये पूरा का पूरा इमरजेंसी जो है वो पूरे के पूरे रन करेगा ओलंपिक गेम के दौरान। तो गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट को फिनेंस डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया है।
द गवर्नमेंट ब्रिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो कि ये जो डिपार्टमेंट होता है ये पहले किस डिपार्टमेंट में था, अब किस डिपार्टमेंट में आ गया है। तो पब्लिक एंटरप्राइज जो था वो किस डिपार्टमेंट में था, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज में था ये। अब इसको डाल दिया है, किस में डाल दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डाल दिया गया है। अब देखो तो हैड 3 डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। सब्सिक्वेंटली मोर एडेड, हम लोगों ने किसको ऐड किया है, तो फाइनेंशियल सर्विस, डाईपैम्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैज कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के कंट्रोल में आ गया है। This is seen as a move to exercise greater financial control over state-run enterprise। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मान लो सेल है, आपका क्या है, गेल है, गैस ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भी जितने भी हैं, एनटीपीसी है, इनका सीधा का सीधा कंट्रोल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने अंडर में ले लिया है। इससे हम पूरी नज़र उस पर रखेंगे। दिस इज सीन ए मूव टू एक्सरसाइज ग्रेटर फाइनेंशियल कंट्रोल। तो उसको पर हम पूरी तरह से वित्तीय कंट्रोल, वित्तीय लेन देन को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। जो डिसीजंस फॉर सच चेंज हैज बीन टेकन टू एज कोऑर्डिनेशन, और ये डिसीजन लिया कोऑर्डिनेशन फॉर फ्यूचर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट आए दिन डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो रहा है, तो जितने भी आपके पास पीसीयूज हैं, पब्लिक यूनिट्स हैं, उनको ये अगर डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, इनको किसी तरह का उसमें कोई ना कोई प्रावधान या बाधा ना आए, इसके लिए ये डायरेक्ट कंट्रोल में किसके कर दिया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में कर दिया है। अदर डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस आर, कौन कौन से इनके पास डिपार्टमेंट है, तो अभी मैंने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर हैं। अब आ गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। मीनवाइल द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज विल नाउ बी कॉल्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, तो जो मीनवाइल द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड द पब्लिक एंटरप्राइजेज को अब हम लोग क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री कहेंगे, और इसे सीधा डाल दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल के अंदर। आईडीएफसी बैंक लॉन्चेज ए घर घर राशन स्कीम। आईडीएफसी बैंक ने ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी डियर, इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस इसको रिसेंटली ही मिला था। ओके, और इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, घर घर राशन स्कीम। इट इज़ ए टोटली वेलफेयर स्कीम, इट इज़ ए टोटली वेलफेयर स्कीम। ये पूर्ण रूप से क्या है, तो वेलफेयर स्कीम है। वेलफेयर स्कीम मतलब ये पब्लिक सर्विस के लिए जाएगा और लोगों को राहत दिलाने वाली बात आएगी। तो आईडीएफसी बैंक हैज़ लॉन्च यूनिक एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम कॉल्ड घर घर राशन प्रोग्राम। और ये जो राशन के लिए जो खर्च आएंगे, जो पैसे आएंगे, वो आईडीएफसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आईडीएफसी के जो एम्प्लॉय हैं, उनके वेतन से काट के कोविड-19 से इफेक्टेड लोगों को राहत दिया जाएगा। ओके, contribute their personal income to help such customers who are affected by the deadly pandemics. So it is the first such employee lead initiative by the bank। और ये इसलिए मैं इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी बैंक के द्वारा एम्प्लॉय इनिशिएटिव जो किया गया है, ये पहला बैंक के द्वारा किया गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो भारत डायनामिक लिमिटेड साइन 499 करोड़ डील विथ द इंडियन एयरफोर्स फॉर आकाश मिसाइल। आपको पता है कि इंडिया डिफेंस के सेक्टर में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहा है कदम, और साथ ही दुनिया में नंबर 1 बढ़ने की ओर भी कदम डाल रहा है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल कहते हैं इसको, ओके, हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल टू द इंडियन एयरफोर्स, जिसका टोटल डील कितने का है, टू 499 करोड़ रुपीज़ का। अब आकाश की बात करो तो यह मीडियम रेंज का सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, SAM है, सरफेस टू एयर मिसाइल। SAM का मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बीइंग डेवलप्ड अंडर द इंडियन इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, IGMDP। ये कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। BDL इज द प्राइम प्रोडक्शन एजेंसी, और कौन इसको बनाएगा, तो BDL बनाएगा। आकाश मिसाइल इज डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
organization and produced by Bharat Dynamic Limited, both of the Indian Army and the Indian Air Force sources. ये हमने जो सोर्स लिया है, ये जो हमारा मैटर लिया है वो बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 बातें आपको जाननी चाहिए कि आकाश जो मिसाइल है वो कौन सा है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सेकेंड, इसे जो डेवलप किया गया वो इंट्रीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया है। इसको बना कौन सी कंपनी रही है, BDL, और इसे डेवलप किसने किया है, तो DRDO ने किया है। करेक्ट। द लाइट ऑफ एशिया, यू नो द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, जिसको बोलने से ही अगर मैं बोलता हूँ या मैंने कहा कि लाइट ऑफ एशिया, इट मीन देयर इज ए भगवान बुद्धा। और इसको एक बुक लिखी गई है, जिसे बुक लिखा गया है जयराम रमेश, टू बी रिलीज ऑन मई 22। ये मई 2022 में एक बुक आएगी। इस बुक का नाम क्या है, द लाइट ऑफ एशिया। और इस बुक को लिखा किसने है, तो लिखा है जयराम रमेश ने। ओके। The former Union Minister Jairam Ramesh has come out with a new book titled The Light of Asia, the poem that defined the Buddha. This book was released on May 22 under the Vikings Imprints publication. ये विकिम या VI publication के द्वारा। The book is a biography of the phenomenal poem titled The Light of Asia, written and published by सर एडविन अर्नोल्ड। जो सर एडविन अर्नोल्ड ने बुक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया के रूप में, जिसका नाम क्या था, सर एडविन अर्नोल्ड, इन 1879 में एक बुक लिखा था, जिसमें भगवान बुद्ध या गौतम को सिद्धार्थ कहा जाता था। उन्होंने जिस तरह से इनलाइटमेंट मिला था, मतलब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इस पर यह बुक लिखी गई थी। किनके द्वारा, तो सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। उन्हीं बुक को के लिख रहा है और लिखेंगे अभी कौन, जयराम रमेश। उनका भी नाम रखा है लाइट ऑफ एशिया, और ये बुक 2022 में रिलीज हो जाएगी। आइए, अफ्रीकन अमेरिकन जालिया एवेंट ग्रेड विंस 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड्स। तो जालिया एवेंट ग्रेड, याद रखिएगा, जालिया एवेंट ग्रेड एक फीमेल्स है जो कि मात्र 14 साल की हैं, एंड अफ्रीकन अमेरिकन फ्रॉम द न्यू ऑर्लियंस इन लुसानिया हैज़ ओन द 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पीकिंग अवार्ड। अब मन में उठता होगा ये है क्या अवार्ड्स, तो जालिया एवेंट ग्रेड एंड अफ्रीकन अमेरिकन फ्रॉम द न्यू ऑर्लियंस इन लुसानिया हैज़ ओन द 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड्स। और बेसिकली ये बी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे। इनका नाम था जेम्स एडमुंड स्क्रिप्स। ये बेसिकली 1854 से लेकर 1926 तक ये काफ़ी चर्चे में थे, और इन्हीं को याद करने के लिए ये जो अवार्ड दिया जाता है। इनका जो इम्पोर्टेंट होता है किसका, अगर प्रेस का इनका एसोसिएशन था, तो ऐसी कोई इवेंट होती है, ऐसी कोई बातें होती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मीन्स इनको एक डिफरेंट अवार्ड्स मिले थे, तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ओके, अफ्रीकन अमेरिकन जालिया एवेंट ग्रेड विंस 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड्स। उनके बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये 14 वर्ष की हैं। आइए, सो थैंक्स। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट eminenttutorial@gmail.com, and you can call me in this given number 6201666532, or you can subscribe my YouTube channel Eminent Tutorial for futures lessons. Okay, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारी जो सेशन है वो 8:30 को मिलती है, और ये अल्टरनेट मिलती है। डियर, आप माइंड में सेट कर लेना कि ये जो हमारा सेशन है मीन्स MW और F, ये जो MW आपको मिलेगा ना, ये 8:30 का करंट अफेयर्स मिलेगा, और जो आपको TS मिलेगा ये आपको ईयरली करंट अफेयर्स मिलेगा, और यू कैन से एनुअल करंट, ये आपको एनुअल करंट अफेयर्स मिला करेगा। करेक्ट, इस बातों को ध्यान रखना। तो अल्टरनेट आएगा। हाँ, अगर मान लो कि कल आपका 12th है,
तो ये लेशन आपको 12th को जा रहा है ना, तो ये 10th और 11 के करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन होंगे। फिर ये लेशन आपको कब मिलेगा? वेडनेसडे को मिलेगा। तो फिर 13th और 14th का कंपाइलेशंस होगा। तो 2 दिन का कंपाइलेशंस एक दिन में मिलेगा और ये टीटीएस में क्या है, आपको एनुअल करंट अफेयर्स मिलेगा। सो दैट कि आपके नॉलेज में जो है मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच बढ़े, मल्टी डायरेक्शनल आपकी सोच बढ़े। और डियर, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपका रिलेशन मिस ना हो। और मुझे पता है कि जब मैं करंट अफेयर्स के सेशन को चलाता हूँ, जो लोग नहीं देख पाते हैं उनको, जब वो एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि मैंने किसी चीज़ों को मिस किया है। तो नॉट नीड टू मिस योर रिलेशन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और as much as you can share my channel for getting your better response. Okay, thank you, a lot of thanks to you. Okay, आपने पूरी धैर्य और पूरी सहनता के साथ हमारे सेशन को सुनते हो, ये मुझे पूरी तरह से पता है और आगे भी सुनते रहोगे, क्योंकि ये आपके लिए मैं ये काम करता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ। ओके, थैंक यू।